नमस्ते बच्चों। कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय पाठ नंबर 2 भाग नंबर 3 लेकर उपस्थित हूँ। अभी हमने पिछली वीडियो में समूह के बारे में पढ़ा, परिस्थिति के बारे में पढ़ा, भूमिका के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत देखिए, आप इसमें लिखा है सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत हम एक ही समाज के भीतर पाए जाने वाले समूह की असमानता का अध्ययन करते हैं। बच्चों, जो समाज है उसके अंदर बहुत सारे समूह होते हैं, ठीक है। उसमें जाति हो सकती है, उसमें वर्ग हो सकता है, आदि इस प्रकार के समूह होते हैं। और उन सभी सामूहिक समूह में असमानताओं का जो पाई जाती है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? सामाजिक स्त्रीकरण के अंदर किया जाता है। यह व्यक्ति के साथ मौलिक रूप से न जुड़कर समाज अथवा व्यक्तियों द्वारा थोपी गई विशिष्टता बन जाती है। यह लोगों के विभिन्न समूह के बीच की संरचनात्मक असमानता को रूप में परिभाषित किया जाता है। कहते हैं बच्चों, ये व्यक्ति द्वारा और समाज के द्वारा थोपी गई एक विशिष्टता होती है। यह लोगों के विभिन्न समूह के बीच की संरचना होती है जिसके अंदर असमानताएं पाई जाती हैं। सामाजिक स्त्रीकरण की दिलचस्प तुलना पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों की परतों के रूप में की जा सकती है। आपने कभी बच्चों चट्टानें देखी हैं, पहाड़ देखे हैं, उनके आधार पर इसकी एक सामाजिकरण की तुलना की गई है, दिलचस्प तुलना की गई है। समाज को भी ऐसी परतों के अधिक्रम में रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा हो समाज कहीं पर बहुत अमीर है तो कहीं पर बहुत गरीब है, कोई किस जाति का है तो कहीं किस जाति का। इस तरीके का बहुत सारा अंतर पाया जाता है। इसी अधिक्रम में अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर तथा कम सुविधा पात्र स्थल के नीचे होते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी कृपा होती है, कहते हैं ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वाले की कृपा कम होती है। पर ऐसा नहीं है, ऊपर वाला कृपा सबके ऊपर बराबर करता है। बस फर्क क्या है कि वो समाज के अंदर किस तरीके से रहते हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ये सारा अंतर अगर देखा जाए तो वो स्त्रीकरण के अंदर देखने को मिलता है। समाज की संरचना का में स्त्रीकरण का अधिक महत्व होता है। जो समाज है उसकी जो संरचना हुई है, समाज का जो निर्माण हुआ ना, उसमें स्त्रीकरण की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों, क्योंकि यह महत्व शक्ति और लाभ की असमानताओं के कारण होती है। व्यक्ति के कितना शक्ति है, किसके पास कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, इसके ऊपर बहुत देखने को मिलती है। समाजशास्त्र में का केंद्रीय बिंदु है, ये समाजशास्त्र का एक केंद्रीय बिंदु भी है, मुख्य बिंदु भी है। प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक घर के जीवन के हर पक्ष स्त्रीकरण से प्रभावित है। आप सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर सभी स्त्रीकरण से पूरी तरह प्रभावित है। जीवन में कभी सभी अवसरों का तथा उपलब्धियों के विवरण असमान रूप में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता इत्यादि इसी के रूप में वर्णित है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्वास्थ्य सुरक्षा होती है, बहुत सारे हेल्दी होते हैं, वो शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते, कुछ सब बीमार रहते हैं, कुछ ठीक रहते हैं। इसी का एक रूप में वर्णित है। सामाजिक स्थिति को चार अवस्थाओं में वर्णित किया जा सकता है। देखिए, आप अगर मैं बात करूँ दास, जाति और वर्ण, वर्ग आदि में इसको कहा जा सकता है। कहते हैं दास प्रथा असमानता का चरम रूप है, परंतु कहते हैं ये दास प्रथा व्यक्तियों द्वारा दूसरे लोगों की गुलामी बनाया जाता है। कहते हैं दास प्रथा के अंदर क्या है, जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को दूसरे लोगों के प्रति क्या बनाया जाता है? गुलाम बनाया जाता है। यह विभिन्न युगों से अपने रूप में परिवर्तित कर अस्तित्व में रही है। ये हर बार इसका रूप बदलता रहा है। दास प्रथा का अधिकांश रूप कहते हैं अगर बात करें ग्रीस तथा 1819वीं शताब्दी अमेरिका राज्यों में देखा जा सकता है। अमेरिका जैसे देश में दास प्रथा को देखा गया, परंतु अगर मैं बात करूं भारत के अंदर बधवा मजदूरी के रूप में सामने पाई जाती है। किंतु इसे समाप्त करने की मुहिम हर दौर में चलती रही है, हर समय, हर बार, हर साल। लेकिन अगर मैं बात करूँ काफ़ी सालों से लेकर ये मुहिम चलती आ रही है इस समस्या, इस बधवा मजदूरी को समाप्त करने की। फिर कहते हैं स्टेट ऑफ समानतावाद यूरोप की विशेषता है। स्टेट यूरोप बाद में इस तरीके की कहते हैं वर्ग व्यवस्था देखने को मिलती है। जाति और वर्ग के रूप में समय रूप ही परिभाषित किया जाना चाहिए। कहते हैं इस अध्याय में जाति और वर्ग के रूप में ही को परिभाषित किया गया है। केवल इस चैप्टर में जब बात करें उसमें वर्ग की बात की गई और जाति की बात की गई है, बाकी इसमें नहीं की गई है। अब बात करते हैं जाति क्या होती है। बच्चों, मैं पढ़ाने से पहले बता दूं, जाति जन्मजात होती है, जिसमें हम जन्म लेते हैं वो हमारी ही जाति बन जाती है। जाति पर आधारित स्त्रीकरण युक्त व्यवस्था में व्यक्ति जन्म से उस परिस्थिति को प्राप्त करता है जिसमें वो जन्म लेता है, या जीवन में उसे प्राप्त नहीं होती। अर्थात मैं बात करूँ उस परिस्थिति में ही प्राप्त कर सकता है जिसमें वो रहता है। यह जीवन में प्राप्त नहीं होती है, यह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये परमानेंट होती है, कभी बदल नहीं जा सकती। वर्ग समाज में उपलब्ध पर जाति का कोई भी योजनाबद्ध प्रतिबंध नहीं होता है, जो प्रजातियां और लिंग पर जो परिस्थिति द्वारा थोपे जाते हों। आगे क्या बात करते हैं इसमें?
कहते हैं जातिवादी समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदत्त परिस्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना से अधिक बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं जातिवादी समाज के अंदर जन्म लेने वाला व्यक्ति द्वारा प्रदत्त परिस्थिति, इसकी कैसी स्थिति है, एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में अधिक बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। भारत में परंपरागत समाज में विभिन्न जातियों का सामाजिक अधिक्रम बनती गई है। आपने देखो बहुत सारी जाति देश के अंदर है, जिसका आधार श्रेष्ठता होती थी। जाति संरचना प्रत्येक स्थान पर दूसरे संबंधों में इसकी शुद्धता अपवित्रता के द्वारा परिभाषित होता है। ब्राह्मणों को अधिक पवित्र माना जाता था। आप भी जानते हो कि पहले से ही अगर मैं करूं तो वर्ग व्यवस्था हुआ करती थी। कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये नाम भी आ रहे हैं। कहते हैं पहले परंपरागत व्यवस्था के रूप में मानी जाती थी और ब्राह्मणों को अधिक पवित्र माना जाता था। जातियों को ब्रह्म जाति अथवा निम्न जाति माना जाता था, अन्य जातियों को। फिर कहते हैं परंपरागत व्यवस्था में वर्ण समाज के 4 वर्ण हुआ करते थे। वर्णाश्रम, यही कहकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में विभाजन किया जाता था। अगर मैं बात करूं बच्चों, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं ये भी बताता हूं, हमारी बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर इसी रूप में बनाया हुआ है। कहते हैं अगर हम बात करें, हमारी गर्दन है, ये एक ब्राह्मण के रूप में, हाथ हमारे क्षत्रिय के रूप में, पेट वैश्य के रूप में, शूद्र में है पैर, जो हमारा काम करते हैं, पूरी बॉडी को ढोने का काम करते हैं। इस तरीके से वर्ग व्यवस्था में वर्णित थी, इन्हें गिना जाता था। पर इसके साथ व्यवसाय आधारित अनगिनत जनजाति समूह के और जनजाति जिन्हें जाति कहा जाता है। भारत में जाति संरचना समय से साथ परिवर्तित हुई है। आप भी जानते हैं धीरे धीरे बदली है। उच्च जाति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जाति के भीतर विवाह अनुष्ठान पूजा पाठ निम्न जाति को पृथक रखने की आवश्यकता को प्रभावी बनाया गया। नगरीकरण ने इस चुनौती को तथा कई प्रतिबंध देखने को मिले। प्रसिद्ध समाजशास्त्री S.R. देसाई के इस संदर्भ में टिप्पणी निम्न प्रकार की रही है। वो क्या कहते हैं, आधुनिक उद्योगों के कारण अधिक आधुनिक शहर अस्तित्व में आए हैं, जो सर्वदलीय होटल रेस्टोरेंट रंगमंच थिएटर ड्रामे बस रेलगाड़ी चलाते मुख्य मधुमक्खी की छत्ते की तरह भरे पड़े हैं। आज देखने को मिलता हालत यह है। होटल रेस्टोरेंट में जिन्हें वेतनभोगी के मध्यम वर्ग के रूप में लिया जाता है, सभी जाति के लोगों से भर गए हैं। ट्रेन और बसों में व्यक्ति निम्न वर्गों के व्यक्तियों के साथ सफर करते हैं, किंतु यह नहीं माना जा सकता कि जाति लुप्त हो गई है, क्योंकि जाति को लुप्त नहीं हुई है, परंतु परिवर्तन हुआ है। किंतु भेदभाव समाप्त करने का आसान नहीं है, क्योंकि इसका भेदभाव समाप्त नहीं किया जा सकता। जाति के अंदर किसी भी तरीके से कोई भेदभाव समाप्त नहीं किया जा सकता है। मिलों में वैसा खुला भेदभाव न हो, किंतु निजी अंतःक्रियाओं के अनुभवी दूसरी ही कहानी बताते हैं। परमार ने देखा है, वह हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते थे और हमसे व्यवहार करते समय कई बार वो गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग भी करते थे। वह यह विश्वास रखते हैं कि वह श्रेष्ठ हैं। वो कहते हैं हमसे श्रेष्ठ हैं, वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। हम कितने ही अच्छे पहनावा धारण कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कुछ चीज़ों को अपनाने के तैयार नहीं होते थे। ये किसने कहा? फ्रांस से एक व्यक्ति ने कहा, प्रमाण ने देखा है कि उसने किसी व्यक्ति को इस तरीके करते हुए देखा, उन्होंने इस बात को रखा है। फिर कहते हैं इसमें समाज में आज अगर जाति आधारित भेदभाव उपस्थित है, लोकतांत्रिक कल्याण प्रणाली की जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है। अगर मैं बात कहूँ तो सारी तरीके से जाति में वास्तव में बहुत सारा प्रभाव डाला है आज देश के अंदर, समाज के अंदर, समूह के अंदर। कहते हैं भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतंत्र अधिकार को समाप्त करने के लिए संघर्ष करना होता है। देखिए, जब आप भी जानते हैं अपने भेदभाव को समाप्त करने के लिए, जाति को अच्छा मजबूत बनाने के लिए, समाज से लोकतंत्र अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ, अभी जाति की बात करिए, वह क्या? वर्ग। कहते हैं वर्ग के बारे में वर्णन करते समय मैक्स वेबर ने प्रक्रियावाद के केंद्रीय विचार को समझने में उल्लेख करेंगे। मैक्स ने सिद्धांतों पर सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया है। वर्ग और उत्पादन के साधनों के संबंध के आधार पर इसी से प्रभावित करते हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? वर्ग और उत्पादन के साधनों के आधार पर इन दोनों का संबंध बताते हैं और जोड़ने का वो प्रयास करते हैं। इस तरीके से वो परिभाषित करते हैं। वो एक प्रश्न आता है उनके सामने, वो एक प्रश्न सामने आता है कि उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है। फिर वो कहते हैं उत्पादन कार्यों में लगे लोग केवल अपने श्रम के स्वामी हैं, या उत्पादन में साधनों पर भी उनका स्वामित्व होता है। मैक्स वेबर ने क्वेश्चन किया है कि उत्पादन का स्वामी कौन होता है। फिर मैक्स वेबर ने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग में लाए। उन्होंने कहा जीवन अवसर, अगर अवसर मिले जीवन के अंदर तो बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, उसका मतलब है बाजार क्षमता का सामर्थ्य से, जिसका अर्थ उन्होंने निकाला है बाजार क्षमता के सामर्थ्य से। आप जानते हैं बाजार के अंदर कितनी सामर्थ्य होती है, उसके आधार पर वो जो माल आता है वो माल बाजार में जाता है और जाने के बाद उसका पता लगता है कि वास्तव में बाजार में कितनी क्षमता है। यह समानता आर्थिक संबंधों पर आधारित होती है, यह प्रतिष्ठा और राजनीतिक सत्यों पर भी आधारित हो सकती है। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियावादी सिद्धांत
प्रक्रिया की पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है। इसका मानना है कि कोई भी समाज वर्गहीन और स्त्रीकरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, बिना इनके नहीं रह सकते। प्रमुख प्रक्रिया सामाजिक स्त्रीकरण की वैश्विक उपस्थिति का वर्णन करती है। समाज द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक संरचना के तहत गतिशील करने के लिए किन्हीं आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक स्त्रीकरण अनजाने में विकसित वह प्रक्रिया है, वह प्रवृत्ति है, वह आदत है, जिसमें समाज द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि समाज के महत्वपूर्ण स्थिति में योग्यता को महत्व दिया जाता है। बच्चों, समाज द्वारा यह सुनिश्चित ही किया जाता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में योग्य है, कौन व्यक्ति वास्तव में योग्य नहीं है। क्या भारतीय समाज में उचित रूप से परिभाषित करती है या परिभाषित है? वह परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम कठोर तथा अगम्य होता है तथा इनका हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। अगर मैं बात करूं वर्ग संचय, वंचित वर्ग और जाति के किसी व्यक्ति को उच्च पद तक पहुंचने में कोई भी कानून नहीं रोक सकता। अगर आज की बात की जाए बच्चों, तो आज के व्यक्ति को ऊंचे वर्ग पे पहुंचने के लिए, ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। उपलब्धि की ऐसी कहानी हमारे आसपास मौजूद है। ये प्रेरणा को स्रोत भी हैं, ये हमें आगे बढ़ाने का मौका देती है। इसके बावजूद जाति व्यवस्था में संरचना मौजूद है। ये सारी बातें देखने को मिलती हैं बच्चों। फिर क्या कहते हैं इसमें, अब आता है, ये वर्ग व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था पड़ी। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहते हैं समाज और सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य अनेक संसाधनों पर ध्यान देना है, जिसके माध्यम से समाज अपने उपद्रवी सदस्यों को सही रास्ते पर ला सके। उपद्रवी कौन होते हैं? शैतान सदस्य होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं। यह शब्द समाजशास्त्र के सामान्य रूप से सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला संकल्पना का एक हिस्सा है। ये एक विशेष शब्द है, ये एक सामाजिक नियंत्रण। इस खंड में इस बिंदु पर अध्ययन किया जाता है, इस पुस्तक में, इस किताब के इस पाठ में इस बिंदु पर अध्ययन किया जाता है कि किसी प्रकार संकल्पनाकार संदर्भ में समाजशास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण का विचार है दृष्टिकोण है। प्रकृतिवादी समाजशास्त्री ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण, साझा तथा विरोधी समाजशास्त्रियों के समय असंगत, असमान, निरंकुश माना है। वो कहते हैं कि जो समाज शास्त्रियों ने जो समाज को माना है वो सामंजस्यपूर्ण है, फिर भी वह असंगत है, उसके अंदर कोई विशेष एक जोड़ नहीं है, लगाव नहीं है, असमान है, कोई उस पर अंकुश नहीं है। वो क्या कहते हैं, इसे प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य किन किन चीज़ों से है? वो कहते हैं इन्होंने दिया, समाजशास्त्र ने अधिक ध्यान दिया किन किन चीज़ों पे? वर्ग, वर्ण पे, प्रजाति पे, जाति पे। क्या कहते हैं? व्यक्तियों को समूह के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों प्रतिमानों को लागू करना। फिर कहते हैं समाज नियंत्रीकरण 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? समाज व्यक्तियों अथवा समूह के पथभ्रष्ट व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए। पथभ्रष्ट होता है रास्ता भूल जाना, गलत रास्ते पर चलना, गलत व्यवहार करना, इस तरीके को उस पर नियंत्रण किया जाता है बच्चों। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सहचर्यों को बनाए रखने के लिए तथा तनावों को कम करने के लिए भी ये कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना गया। बच्चों, समाज के अंदर सामाजिक ऐसे शरारती तत्व हैं, उन्हें अगर हम व्यवस्थित नहीं रखेंगे, उन्हें सही नहीं रखेंगे, तो समाज के अंदर अशांति फैल जाएगा। जब अशांति फैल जाएगी तो शांति नाम की कोई चीज़ नहीं रहने वाली है। इस प्रकार से इस कार्य को करना होता है। फिर कहते हैं सामाजिक नियंत्रण का सामाजिक प्रक्रियाओं और रणनीति तथा तकनीकी से व्यक्तियों को समूह के व्यवहार के नियमित किया जाता है। इसका तात्पर्य समूह व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग भी लाया तथा समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों को प्रतिमानों को लागू करने की प्रक्रिया भी है। बल का प्रयोग भी कहता है, आदि मूल्यों के बारे में बताता है, उन्हें पूरी सारी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से सारी डायग्राम में बात लिखी है खोल के कि वो कहते हैं समाज नियंत्रण का अंतिम और प्राचीनतम साधन शारीरिक बल का प्रयोग है। असली बात करूँ तो सामाजिक नियंत्रण में बल का प्रयोग किया जाएगा। वो बल कौन सा? शारीरिक बल। इस तरीके से बहुत सारे बल का प्रयोग करते हुए भाई से भाई को और एक दूसरे को झगड़ते हुए देखा जाता है और उसे सुधार में लाया जाता है। एक टीचर को भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा सा इस तरीके का भी प्रयोग करना पड़ता है। वो पिटाई नहीं करता, पर हाँ उसे थोड़ा सा डांट के और इस तरीके नियंत्रण करने का काम भी करता है। सामाजिक नियंत्रण औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकता है, ठीक है, दोनों प्रकार का होता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में व्यवस्थित तथा संहिताबद्ध साधनों का प्रयोग किया जाता है और औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अपने मध्यम तथा साधन है।
ये कानून और राज्य है, कहते हैं औपचारिक है, इसमें कानून और राज्य के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। और आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण औपचारिक साधनों का ही जोर दिया जाता है। आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो कानून का ही ज़्यादा सहयोग लिया जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अशासकीय, व्यक्तिगत तथा संहिताबद्ध होता है। इसमें चेहरे पर मुस्कान लाना, आलोचना करना, हंसी, उपहास, शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके का आपने देखा अनौपचारिक तरीके से भी लोगों को नियंत्रण किया जाता है। उसमें हमने इसमें चेहरे पर मुस्कान लाना, आलोचना करना, फिर हंसी उड़ाना, उपहास, शारीरिक भाषा का प्रयोग आदि भी इसमें किया जाता है। एक ही समाज पे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के तरीकों में फर्क होता है। दैनिक जीवन में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावशाली प्रयोग होता है। कई बार सामाजिक नियंत्रण में अनौपचारिक साधन अनुशासन तथा निर्देश लागू करने में असमर्थ हो जाते हैं। परिवार, धर्म, नातेदारी इत्यादि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम है। ये सारे क्या है, ये सब क्या है, परिवार वगैरह क्या है सब बच्चों, अनौपचारिक साधन के ये क्या है, नियंत्रण करने के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कहा गया है। फिर कहते हैं इसमें स्वीकृत दंड अथवा पुरस्कार की एक प्रक्रिया है। एक रिपोर्ट मैं पढ़ देता हूँ, बच्चों बीच में रिपोर्ट रह गई थी। अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या कर दी। बहुत एक घटना है। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय एक लड़की जब अस्पताल में सो रही थी तब उसके बड़े भाई ने उसका सिर कलम कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें इज्जत के लिए हत्या ऑनर किलर के नाम दिया जाता है, ऑनर किलर कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की द्वारा जाति से बाहर विवाह करने बाद उसके भाई ने उसके चाकू से हमला किया और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। पुलिस ने बताया कि वह उसकी प्रेमी घर से बाहर भागकर विवाह करने के बजाय घर वापस आए थे। अभिभावकों ने शादी का विरोध किया था। पंचायत ने भी युगल को दबाव डालने की कोशिश की, किंतु उन्होंने अलग रहने से मना कर दिया था। इस तरीके की जो बात इसमें लिखी है, उन्होंने कहा है कि ये इस तरीके के लोगों पर नियंत्रण करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है और समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रण करना आवश्यक होता है। और पुरस्कार के माध्यम से भी व्यक्ति को प्रभावित किया जाता है। सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को स्थापित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। समाज में श्रेष्ठ व्यवहार तथा उपलब्धि के लिए व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। मैं बता चुका हूँ, नकारात्मक व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाता। विचलन क्या है बच्चों? विचरण का तात्पर्य है उस क्रियाओं से है जो समाज के समूह के अधिकांश सदस्यों में सैद्धांतिक क्या है, मूल्यों पर आदर्शों के अनुरूप नहीं होता है। विचलन वो प्रक्रिया है, अगर मैं बात करूँ, एक सेना में एक लड़कियों को पहले मौका नहीं दिया जाता था, अब मौका दिया जाने लगा है और वो सशक्तिशाली हैं, शक्तिकरण है, उनके अंदर स्वाभिमानी है, सेल्फ डिफेंस की जिम्मेदारी वो लेती हैं, अपने अंदर उनके अंदर आत्मविश्वास है। ऐसे स्वाभिमान के रूप में आज देखने को मिल रहा है, पहले ऐसे देखने को नहीं मिलता था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर को समझा है। इसमें हमने परिस्थिति, समूह, भूमिका, सामाजिक नियंत्रण, साथ में जाति, वर्ग इत्यादि के बारे में पढ़ा है। पूरे चैप्टर को समझा दिया गया है। आपको 3 वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर समझाया गया। प्रथम भाग, फिर दूसरा भाग और तीसरा भाग के माध्यम से वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इसे पूरे ध्यानपूर्वक समझें और अपना कार्य को करें। नमस्कार।